Hey guys, welcome back to APL English Classes. I am your अरविंद सर। आज से मैं लिटरेचर का प्रोज सेक्शन भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पोएट्री सेक्शन में मैंने पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोज सेक्शन का पहला लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 12 का पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और मैं हमेशा काम करता रहूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप जिस तरह से मेरा वीडियो देख रहे हो आप देखते रहो, उन बच्चों तक शेयर करो जिसको इसकी बेहद ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप चाहे जहां भी रहते हो, आप चाहे जहां से भी हो, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 में हो तो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी वहां से कर सकते हो। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए हमेशा काम करते रहूँगा। बस जिस तरह से मुझे आपने अभी तक प्यार दिया है, आप उसी तरह से देते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो सभी जगह। तो आज का जो हमारा लेसन है, एक्चुअली मैं बुक का नाम बता देता हूँ, रेनबो पार्ट 2। ये क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश बुक है। जिसके पास है वो निकाल लो, बेहतर होगा आपको समझने में। और जिसके पास नहीं है, आप लेक्चर सुनते रहो। तो हमारा जो पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इट वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। यह जो लेसन है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। और मैं बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत ही ज़रूरी है ऑथर के बारे में, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। ही वॉज बॉर्न इन 1869। इनका जन्म हुआ था 1869 में। एंड ही वॉज डाइड इन 1948। इनका मृत्यु हो गया था 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। लोकप्रिय हैं बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वह एक राजनीतिक, मतलब कि राजनेता से बढ़कर एक भावनात्मक कवि थे। वो लोगों की भावनाओं को समझते थे, उनके लिए काम करते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के तौर पे, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, इन इंडिया, भारत में। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इस तरह से भारत को आज़ादी दिलाई। फ्रॉम 1915 1915 से टिल 1948 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वह जो है पूरी तरह से हावी रहे भारतीय राजनीतिक पे। मतलब उस समय उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का चर्चा होता है भारतीय राजनीतिक में। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन जनवरी 30 1948। और अंततः जो है उनकी मृत्यु कट्टरपंथ के हाथों हो जाती है 1948 में 30 जनवरी को। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे अनुच्छेद लिखा युवा भारत के लिए। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और जिस तरह से मतलब कि वो बहुत तरह के स्पीच बहुत तरह के अवसरों पर दिया। महात्मा गांधी के बारे में मैं बता रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जिस तरह से अलग अलग स्पीच को अलग अलग अवसरों पर दिया, रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमैटिक इंग्लिश। उससे ये पता चलता है कि वह एक वास्तविक विचारक ही नहीं थे, बल्कि उससे भी बढ़कर उसके साथ साथ एक बहुत ही अंग्रेजी का ज्ञाता थे, बहुत ही ज्ञान था इनके पास। इडियोमैटिक इंग्लिश का बहुत नॉलेज था, मास्टर थे उसके, मुहावरेदार अंग्रेजी का। इनकी जो अंग्रेजी है वो काफ़ी अच्छी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी। मैं महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूँ। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो निम्नलिखित अध्याय है, ये जो निचोड़ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बताते हैं
द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो नींव है उसके बारे में, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो आज भी बदलते समय के साथ अडिग है, खड़ा है, जहां था वही है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जिसके पास विशेषता है मैटेरियलिटी को बढ़ावा देने का। मतलब कि जो पश्चिम सभ्यता है, पश्चिमी देश का, उस सभ्यता के पास एक विशेषता है कि वो मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, वो मैटेरियल को ही सब कुछ समझता है, वो मैटेरियल में ही विश्वास करता है, वो भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और वो सभ्यता भारतीय सभ्यता से कभी मैच नहीं हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं कि वो कभी भी भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है, मिल नहीं सकता है, उसके बराबर हो नहीं सकता है। बिकॉज डेट एलिवेट्स मोरल बीइंग, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को बढ़ावा देता है, मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। तो ये था महात्मा गांधी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और उन्होंने इस लेसन में क्या कुछ कहा है इसके बारे में। अब आइए इस लेसन में वो क्या कुछ बताते हैं भारतीय सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, इसको हम जानते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल लो, ताकि आप लाइन बाय लाइन मिलाओ और इसको बेहतर से बेहतर समझो। इसका जो डीप नॉलेज है वो आप ले लो, डीपली जो है इसको अंडरस्टैंड कर लो। ये बहुत ही किफ़ायती होगा आपके लिए। तो आइए लेसन को अब हम शुरुआत करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है डेट द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है, उसे दुनिया में कोई मात नहीं दे सकता है। नथिंग कैन इक्वल, और ना ही कुछ बराबर हो सकता है। द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, मतलब जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, उसके बराबर कोई हो नहीं सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ फेरस वॉज ब्रोकन, इजिप्ट का जो राजा है उसकी जो शक्तियां हैं वो चूर चूर हो गई, समाप्त हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमी रंग में रंग गया। चाइना, नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, भारत आज भी, फिर भी, सम हाउ और अदर, चाहे जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पे खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न द रिलेशन, यूरोप के जो लोग हैं वो अपनी सबक सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के जो लोग हैं उनकी जो लेखनी है उससे सबक सीखते हैं यूरोप के लोग। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, मतलब कि रोम और ग्रीस जो कि अपनी पूर्वी गरिमा में नहीं है, अपने पूर्व की जो उनकी शोभा थी, उनकी जो गरिमा है, अब उसमें वो नहीं है, उनकी सभ्यता समाप्त हो गई, उनकी जो गरिमा थी वो चली गई, अब वो अस्तित्व में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के जो लोग हैं वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, डेट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, कि वे लोग उन गलतियों से बचेंगे ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो गलतियां ग्रीस और रोम ने की थी वो उसको दोहराएंगे नहीं। सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, और यही जो है यूरोप के लोगों के लिए पिटिएबल कंडीशन है, उनकी दयनीय स्थिति है। तो अब हम समझाते हैं कि आखिर पैराग्राफ नंबर 1 में महात्मा गांधी क्या कहते हैं। वो ये बताते हैं कि देखो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, जो सभ्यता भारत में बनी है, उसे दुनिया में कहीं हराया नहीं जा सकता है, ये मिट नहीं सकता है, इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है, मतलब जो सभ्यता हमारे पूर्वजों ने बनाया है, निर्माण किया है, उसे ना तो किसी से बराबर किया जा सकता है और ना ही कोई दुनिया में इसे टक्कर दे सकता है। वो कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी सभ्यता थी शुरुआत में, लेकिन आज उन सारे देशों की सभ्यता जो है समाप्त हो गई, मिट गई। वो कहते हैं कि रोम चला गया, रोम की सभ्यता समाप्त हो गई, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, और इजिप्ट के जो राजा थे उनकी भी शक्तियां चली गई, जापान पश्चिमी रंग में रंग गया। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वहां की सभ्यता अभी भी बरकरार है। लेकिन वो कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं वो आज भी कोशिश करते हैं कि जो गलतियां बचने की कोशिश करते हैं उन गलतियों से जो गलतियां रोम और ग्रीस के लोगों ने की है, और यही जो है उनके लिए बहुत ही एक दयनीय स्थिति बन चुकी है। वो कहते हैं कि भारत ने जो सभ्यता बनाया
उसको चाहे किसी भी तरह से, चाहे जैसा भी हो, आज भी वो सभ्यता जो है अपनी नींव पे खड़ी है, वो अडिग है और उसे कुछ नहीं हो सकता है। इतनी शक्तिशाली है हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता। हमें गर्व करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए हमारी सभ्यता पर। तो ये था पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर सेकेंड। द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबके बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है वो अचल है। डेट इज हर ग्लोरी, यही भारत की खूबसूरती है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के खिलाफ एक आरोप है। डेट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि भारत के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, घमंडी हैं, एंड स्टोलिड, आवेगहीन हैं, मंदबुद्धि हैं। डेट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उन्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित किया जाए। मतलब वे इतने घमंडी और आवेगहीन हैं, मंदबुद्धि हैं कि उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है। इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो चार्ज है वो वास्तव में हमारी योग्यता पर लगा है। भारत के जो लोग हैं उनकी योग्यता पर यह सवाल खड़ा करता है। What we have tasted and found true on the anvil of experience, जो कुछ हम लोगों ने परखा है, जो कुछ भी हम लोगों ने, जिसे हम लोगों ने पाया है निहाई के आधार पर, वे डेयर नोट चेंज, और हम उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। मैनी थस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतेरे मतलब बहुत लोगों ने भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में बहुत कुछ कहा है। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी भारत जो है वो स्थिर है, वो अचल है। दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत की खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही जो है हमारी उम्मीदों का सीट एंकर है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, इसी से बचा हुआ है। मतलब कि पैराग्राफ नंबर सेकेंड में ये कहा जा रहा है कि भारत, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी सभ्यता आई चली गई, लेकिन इन सब के बीच भारत जो है अडिग है, भारत स्थिर है, और यही भारत की खूबसूरती है। भले भारत के लोगों पर आरोप लगते आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत जो है वो अपने आप में बहुत मजबूत है, और भारत की जो सभ्यता है वो आज भी अपने नींव पर अडिग है, आज भी अपने नींव पे स्थिर है। तो ये था पैराग्राफ नंबर सेकेंड। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता जो है वह आचरण है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्यों को कर्तव्य की जो मार्ग है उसको बताता है कि आपको अपने समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कि कर्तव्यों का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का जो अवलोकन है, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, एक दूसरे में जो है ये परिवर्तनीय है, ये बदलते हैं। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी मतलब कि नैतिकता का जो अवलोकन करना है, इज टू अटेन मास्टरी मतलब मास्टरी प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। मतलब कि नैतिकता का जो पालन करना है उसका मतलब है कि आप अपने जुनून और अपने दिमाग पर जो है नियंत्रण पाते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब ऐसा कर लेते हैं तो जब आपका जुनून और दिमाग आपके कंट्रोल में होता है तो आप कुछ भी करोगे तो आपके लिए हमेशा बेस्ट ही साबित होगा। सो डूइंग, और ऐसा करके आप करते क्या हो, वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं कि हमारी क्षमता क्या है, हम कर क्या सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। अच्छा आचरण ही सभ्यता कहलाता है, तभी जो है आप सभ्य बनते हैं, और सभ्य बनना बहुत ही आवश्यक है। तो ये था पैराग्राफ नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं फोर की तरफ। फोर में ये कहा जा रहा है कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया, फिर भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे लेखकों ने बताया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कि भारत को किसी से भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए। भारत के पास जो सभ्यता है वो ऐसी सभ्यता है कि इसमें हमें किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकता है, और अगर इनकम्प्लीट होता तो अब तक ये बर्बाद हो गया होता। ये कंप्लीट है, इसलिए आज भी स्थिर है। अगर ये परिभाषा सही है तो जैसा कि पैराग्राफ नंबर 4 में कहते हैं महात्मा गांधी कि अगर ये परिभाषा सही है तो हमारे जितने जो पूर्वज थे, जो बहुत सारे लेखक हैं, उन्होंने यही कहा कि भारत को किसी और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5 में ये कहा जा रहा है, वी नोटिस, हम देखते हैं, दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि माइंड जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है।
द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना चाहिए, इसे जितना मिलता है इसकी चाहत उतनी ही बढ़ती चली जाती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये फिर भी असंतुष्ट रहती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पेशेंस, बिल्कुल उसी तरह जब हम अपने जुनून में जितना लिप्त होंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही जो है वो हमसे अनियंत्रित होते चला जाएगा। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, देयरफॉर, इसी वजह से, सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, उन्होंने हमें लिप्त होने का एक पैमाना जो है सेट कर दिया था। देसा, उन लोगों ने देखा डेट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशंस, कि हैप्पीनेस जो है वो मुख्य तौर पर बहुत हद तक जो है हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक अवस्था है। हैप्पीनेस मेंटल कंडीशन है, इसमें कुछ फिजिकली कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम खुश होते हैं तो हमारे हाथ बड़े हो जाते हैं, हमारे पैर बड़े हो जाते हैं, हम कुछ ऐसा हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप हैप्पीनेस को फील करते हो, एक मेंटलिटी जो है वहाँ पे नज़र आती है अलग तरह का, वही मेंटल कंडीशन हैप्पीनेस होता है। नंबर 6, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक इंसान को खुश होने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और उदास होने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि इस दुनिया में देखा गया है कि जो अमीर है वो ज़्यादातर उदास रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबको परखते हुए हमारे जो पूर्वज हैं, आवर एंसेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, उन्होंने सलाह दिया हम लोगों को कि जो भोग विलासिता की वस्तुएं हैं, लग्जरीज एंड प्लेजर्स, भोग विलासिता की जो वस्तुएं हैं, इनसे दूर रहने की सलाह दी। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले जो हल का इस्तेमाल होता था, आज भी हम उसी हल का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो है हम लोग उसको मैनेज करके रखे हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, मतलब जो प्राचीन समय में जिस कॉटेज में हम लोग रहते थे, आज भी हमारे पास उसी तरह का कॉटेज होता है, उसी तरह का घर होता है, उसी तरह का परिवार होता है। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हमारा स्वदेशी शिक्षा है आज भी वैसी ही है जैसा कि पहले होती थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करोडिंग कॉम्पिटिशन, हमारे पास जीवन भ्रष्ट करने वाली कोई भी प्रणाली नहीं है, इस तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक लोग जो है अपनी अलग अलग ऑक्यूपेशन और ट्रेड को फॉलो करते हैं, अपनी पेशा को। एंड चार्ज्ड ए रेगुलर वेग, और उसका जो है नियमित जो है वेग लेते हैं। नियमित जो उसका वो होता है, वेग को कहते हैं मजदूरी, अपना जो है उसको लेते हैं। इट वॉज नो डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम लोग जानते नहीं थे मशीनरी को इन्वेंट करना, मशीनों का आविष्कार करना। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हम लोगों को मशीनों का आविष्कार करना आता नहीं था, बट आवर फोरफादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो उनसे भी पूर्वज थे, वो जानते थे डैट इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि हम लोग अगर अपने दिल दिमाग को इन चीज़ों के पीछे लगा देते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम इसके गुलाम हो जाएंगे, मशीनों के। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और इस तरह से हम अपने चरित्र को भी खो देंगे, जो हमारी मोरल फाइबर है, कैरेक्टर को भी, जो हमारे पास गुण है, वो सब कुछ चला जाएगा। दे देयरफॉर, इसलिए वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, सोच विचार करके, डिसाइडेड, फैसला किए, डैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। उन लोगों ने फैसला लिया, जो हमारे पूर्वज थे, कि हम लोग वही करेंगे जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। जैसा उन लोगों ने देखा डेट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड, कि हमारा जो वास्तविक खुशी है और जो हमारा स्वास्थ्य है वो कंसिस्ट होता है इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। ये हमारे जो हाथ और पैर है, इनके प्रॉपर अच्छे से इस्तेमाल से ही जो है हम अपने रियल हैप्पीनेस को महसूस करेंगे, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह पाएगा। तो इसमें जो है महात्मा गांधी पैराग्राफ नंबर 6 में बताते हैं कि इंसान को खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि वह अमीर है, उदास होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि दुनिया में देखा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर उदास होते हैं और गरीबों को खुश देखा गया है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया है, हमें सलाह दी है कि हमें भोग विलासिता की वस्तुओं से अलग रहना है,
और जो शिक्षा या फिर जो प्लाव या फिर जो कॉटेज हजारों साल पहले होती थी, आज भी हम उसी तरह का कॉटेज, प्लाव, एजुकेशन सब कुछ वैसा ही है। यही तो भारत का गौरव है। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हम लोग जानते नहीं थे मशीनों का आविष्कार करना, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनको पता था कि अगर मशीनों का आविष्कार होगा तो हम मशीनों के गुलाम बनेंगे, मशीन के पीछे फिर जाना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा जो मोरल फाइबर है वो चला जाएगा, हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो मोरल, जो हमारा कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो रियल हैप्पीनेस है, हमारा स्वास्थ्य है, ये सब तभी हम महसूस करेंगे अपना रियल हैप्पीनेस को, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जब हम प्रॉपर यूज करेंगे अपने हैंड्स को और फीट को। तो ये था पैराग्राफ नंबर 6। अब आइए देखते हैं 7। पैराग्राफ नंबर 7, दे फर्दर रीजनड, वे आगे बताए, डेट लार्ज सिटीज वर स्नेयर, कि जो बड़े बड़े शहर है वो एक जाल है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और वो एक बेकार टाइप का दबाव होता है, एंड डेट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और बड़े बड़े शहरों में जो लोग होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। डेट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीप्स एंड रॉबर्स, वहाँ पे जो है चोरों का झुंड होता है, डाकुओं का झुंड होता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है और जो बुराइयाँ हैं वो फलती फूलती है। डेट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें गरीबों को लूटा जाता है अमीरों के द्वारा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज, इसलिए जो है लोग अपने छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। मतलब इस पैराग्राफ में महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो बिल्कुल एक जाल टाइप का है, वहाँ लोग खुश नहीं होते हैं और वहाँ पे लोगों को लूटा जाता है, वहाँ पे जो बुराइयां हैं वो पनपती हैं, गरीबों लोगों पर शासन चलाया जाता है अमीरों के द्वारा। इसलिए हमें अपने छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट रहना चाहिए, और वे लोग संतुष्ट भी थे। पैराग्राफ नंबर 8, देशता, उन लोगों ने देखा, डेट किंग्स एंड देयर सोर्ट्स, राजा और राजा की जो तलवार है वर इन्फीरियर टू द सोर्ट्स ऑफ एथिक्स, वो नैतिकता की तलवार के सामने निम्न है, छोटी है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द श्राइन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स, ऐसा कहा जाता है कि उनका जो साम्राज्य है वो फकीर और जो ऋषि हैं उनकी दुनिया से बिल्कुल निम्न है, छोटी है। ए नेशन इज राष्ट्र विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसके पास इस तरह का संविधान है, इट्स फिटेड टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वो कुशल है दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने में। एवरीबडी न्यू, सॉरी, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, मैं अपनी देश की बात कर रहा हूँ। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, ये जो राष्ट्र है इसके पास न्यायालय है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वकील है, बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन ये सब बॉन्ड्स में हैं, सब सीमा के अंदर हैं। एवरीबडी न्यू, सब लोग जानते थे, डैट दिस प्रोफेशन वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, कि उनका जो ये प्रोफेशन है, ये जो पेशा है वो बिल्कुल उत्कृष्ट नहीं था। मोर एवर, इसके अलावे दिज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपल, ये जो लोग हैं वकील और वैद्य, ये लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, ऐसा कहा जाता था कि वे लोग पर ही निर्भर होते थे। नॉट देयर मास्टर्स, वे लोगों के मालिक नहीं थे, उनके स्वामी नहीं थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और उस समय जो जस्टिस, जो न्याय था वो बिल्कुल पारदर्शी था, बिल्कुल उचित होता था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और साधारण नियम था कि कोर्ट से, न्यायालय से दूर रहें। देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इन टू देम, कोई दलाल नहीं था, कोई टॉट्स नहीं था लोगों को फुसलाने के लिए, अपने बहकावे में लाने के लिए। दिस इविल वॉज टू नोटिसेबल ओनली इन अराउंड कैपिटल्स, इस तरह की जो बुराइयां थी वो बस कैपिटल्स के आसपास देखी जाती थी, जो राजधानी है उसके आसपास इर्द गिर्द ही देखी जाती थी। द कॉमन पीपल, जो आम जनता थी, लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर, वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपने कृषि कार्य में लगे रहते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और इस तरह से जो उनका घरेलू नियम था उसको एंजॉयड करते थे। तो ये था पैराग्राफ नंबर 8, और आज मैं बस पैराग्राफ नंबर 8 तक ही रखता हूँ, बाकी 8 के बाद जो पैराग्राफ है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ, ऑल पे क्लिक करो, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो बच्चों वीडियो देखने के बाद उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। सो बस मुझे आप इसी तरह का प्यार देते रहिए, और मैं आपके लिए हमेशा काम करते रहूँगा। आपको जो कुछ भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डिमांड करो, मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि मैं वो चीज़
आपके तक लाऊं, आपके पास पहुंचाऊं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।